पूर्ण बहुमत दीजिए। दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करता है। नीतीश कुमार जी इसे दूसरा बंगाल बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी से कंपटीशन में है। एक ही मंशा है कि आप बिहार सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर बदनाम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, दुर्भाग्य है। बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। ताकत उनका क्या है भाई? यही ताकत है, घृणा और नफरत। उसका नतीजा दिखाई दिया। बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह के नवादा दौरे की। जाना सासाराम था, लेकिन हिंसा की वजह से वहां जा नहीं पाए, लेकिन नवादा से सासाराम की जनता को उन्होंने मैसेज दिया। वहीं जेडीयू ये कह रही है कि उनको पता था कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। 5 बड़ी खबरें इस वक्त की क्या है, पहले वो आपको बता दूं, उसके बाद और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे। पहली बड़ी खबर क्या है इस वक्त की, ये आपको बता देती हूं कि बिहार में 36 राउंड फायरिंग हुई है, एक शख्स की मौत हुई है। ये खुद बात आरएस भट्टी डीजीपी ने कही है कि एक शख्स की मौत हुई है। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देती हूं। दूसरी बड़ी खबर ये कि बिहार शरीफ में कर्फ्यू लग गया है, 109 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसकी पुष्टि भी अधिकारी ही कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि नीतीश की आपात बैठक हुई है। अलर्ट पर है पुलिस। नीतीश कुमार लगातार ये दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कितनी तैयार है और किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देती हूँ। चौथी बड़ी खबर क्या है इस वक्त जल्दी से देख लेते हैं। नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम जीतेंगे, जनता का हम पर भरोसा है। और 5वीं बड़ी खबर इस वक्त बता दूं आपको, जेडीयू बोली है कि लाशों पर राजनीति कर रही है बीजेपी। नीरज कुमार ने अमित शाह के दौरे के बाद, अमित शाह के संबोधन के बाद ये बातें कही। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं बिहार की कि किस तरह से बिहार में हिंसा हुई थी और उसी हिंसा पर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा है। बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को कैसे बताएं कि क्या हो रहा है बिहार में। ये पहली तस्वीर देखिए, जहां तक आप नजर डालेंगे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2023 की ये तस्वीर है। इसके अलावा किस तरह से लाठियों से लोगों पर हमला किया जा रहा है ये आपको दिखा देती हूँ। एक और दूसरी तस्वीर आपको नालंदा की दिखाती हूँ, क्योंकि बिहार में सासाराम और नालंदा में 2 जगहों पर बड़ी हिंसा हुई थी। ये दूसरी तस्वीर नालंदा की आप देख रहे हैं। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। लोग दीवार के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बख्श दीजिए, लेकिन जो दंगा करने वाले लोग हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। देखिए कैसे बिहार जल रहा है। ये रात की तस्वीर है, ये रात की तस्वीर है बिहार की, कैसे बिहार जल रहा है। बिहार में अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आई है, फिर चाहे वो नालंदा हो, सासाराम हो, बिहार शरीफ हो, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है। जिसके बाद अब बिहार में सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो ये तमाम तस्वीरें कई सवाल पूछ रही हैं। लेकिन आज अमित शाह जब नवादा पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको जल्दी से बता देती हूं। अमित शाह ने हुंकार भरी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि नीतीश को पीएम बनना है और लालू के बेटे सीएम बनना चाहते हैं, और इन दोनों की इस चाहत में बिहार की जनता पिस रही है। सीधे सीधे ये संदेश दिया उन्होंने कि एक सीएम बनना चाहते हैं, एक पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन जनता की फिक्र किसी को नहीं है। 24 में देश में 25 में बिहार में बीजेपी को लेकर आई है, यानी 24 में 40 सीटें और बिहार में 25 में बीजेपी की सरकार बनवाइए। ये अपील आज की है अमित शाह ने। बीजेपी दंगा करने वालों को सबक सिखाएगी। अमित शाह ने 2 टूक कह दिया है कि उल्टा लटका कर जवाब मांगेंगे उनसे। दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा करेंगे और पूछेंगे उनसे, जानेंगे उनसे कि आखिर वो क्यों बिहार की तस्वीर, बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पत्थरबाजी, आगजनी,
गोलीबारी और हिंसा भारी। पिछले 3 दिनों से बिहार सुलग रहा है। राम भक्तों पर पत्थर फेंकने से भड़की दंगे की आग ने नीतीश राज ने बिहार को लपेटे में ले लिया है। सासाराम से नालंदा तक हिंसा की आग में धधक रहे हैं। 2024 के चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में देश के कई इलाकों में बवाल क्या स्क्रिप्टेड है, क्या सियासी फायदे के लिए साजिश की चिंगारी को ज्वाला का रूप दिया गया है। गोलियां चली, कितने लोग घायल हैं, आखिर इनका प्रशासन नहीं फेल्योर है तो क्या है? ये वोट बैंक की सोची समझी रणनीति है। पूरा ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी वहां लगाए हुई थी, तो ताकत उनका क्या है भाई? यही ताकत है, घृणा और नफरत। उसका नतीजा दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है, इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। बिहार के संग्राम पर सियासी गलियारा भी तप रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा था, लेकिन हिंसा के चलते शाह ने दौरा रद्द कर दिया। लेकिन बिहार से शाह ने नीतीश लालू की जोड़ी पर हमला बोला। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, मैं वहां नहीं जा पाया। इस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? शाह के जंगल राज रिटर्न्स का हमला करने की वजह है जलता हुआ बिहार। तभी केंद्र सरकार को पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़ी। बिहार शरीफ में कर्फ्यू, स्कूल बंद, सासाराम में हिंसा रोकने के लिए धारा 144, दोनों शहरों में पत्थर, फिर गोली बम चले। 2 गुटों में गोलीबारी में 1 मौत 3 घायल। दंगे की साजिश कितने बड़े लेवल पर रची जा रही थी, उसे ऐसे समझिए कि एक घर में बम तैयार किए जा रहे थे, तभी बम फट गया और बनाने वाले ही चपेट में आ गए। कल रात को 9 बजे अचानक से धमाका होता है। बताया जा रहा है, जानकारी के मुताबिक विस्फोटक की मिसहैंडलिंग के दौरान ये धमाका हो जाता है। किस तरह से यहाँ पर अब पूरा मलबा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और यानी कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो यहाँ पर एक बड़ी घटना को, बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। बमबारी और बवाल की वजह से ही शाह ने नवादा की रैली से नीतीश सरकार उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में मोदी शाह की जोड़ी और अदानी की जोड़ी, जितना धन बल और षड्यंत्र का प्रयोग कर लोगे, बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते बिहार की सत्ता नसीब नहीं होना। यहाँ अलीगढ़ का ताला लगा दिया, अलीगढ़ का। सुलगते बिहार के लिए बीजेपी नीतीश को आड़े हाथों ले रही है, लेकिन नीतीश राज में आखिर क्यों हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों पुलिस के सामने लोग बवाल करते रहे और वो मूक दर्शक बनी रही? देश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो रामनवमी पर फिर हिंसा हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदू त्योहारों पर जानबूझकर हिंसा भड़काई जा रही है, या इस बवाल का 2024 के चुनावों से नाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा दो, बिना देर के चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। माधव आनंद जुड़ रहे हैं, आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवल किशोर, आरजेडी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से ही। जीएम शाहीन, जेडीयू नेता, श्रीनगर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और हाजिर खान साहब मेरे साथ हैं, दिल्ली स्टूडियो से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाहीन साहब, सवाल आपसे, अगर 24 में 40 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, जो अपील कर गए हैं अमित शाह, अगर मिल जाती हैं और 25 में सरकार उनकी बन जाती है, तो बचेगा क्या महागठबंधन के लिए फिर?
कहाँ से बनेगी? ये तो मुहावरे हैं उनके, कहने वाली बातें हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज जो बवाल मचा है वहां पे तो थोड़ा गोदरा थोड़ी बनने देंगे। अभी कानून व्यवस्था का राज है और कानून अपना काम कर रही है। ये सब जो मामले होते हैं ये होते रहते हैं, काफी सारे स्टेट्स में भी हुआ। अब बिहार में हुआ, इसका मतलब नहीं कि इसको गोदरा बनने देंगे हम लोग। और जहां तक उनकी सरकार बनाने का सवाल है तो अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में अगर इन्हीं की सरकार हमारे साथ होती तो जेडीयू अच्छा, तब हम लोग अच्छे थे। अब इनकी और हमारा गठबंधन नहीं है तो हम लोग अच्छे नहीं है, हम लोग बुरे बन गए। और रही बात बाकी जहां तक कानून का सवाल है, कानून अपना काम करेगा और सख्त सजा दी जाएगी। कौन लोग हैं आपने शाहीन साहब, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, जो दंगा मुझे सिर्फ ये समझना है। शाहीन साहब सुन तो लीजिए सर, ये बता दीजिए, आपने कहा कि ऐसे चीजें होती रहती हैं, कहाँ कहाँ होती रहती हैं जरा बताइएगा मुझे। बिहार में होती रहती हैं या दूसरे राज्यों में होती रहती हैं? बंगाल में नहीं हुआ। तो सर हमने सवाल उस पर भी तो पूछा ना सर। नहीं हुआ क्या? अब देखिए, अगर कहीं कोई अभी अगर थोड़ा सा कोई इशू कहीं पर हुआ, उसके लिए सरकार बैठी ना, सरकार अपना काम कर रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके चैनल पे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अभी तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये कौन लोग हैं? ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दंगा फैला रहे हैं वहां पे। उसके बगैर आप देखिए, ये तो आप लोग टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं ना। इसमें किस आप कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा फैला रही है, बीजेपी कह रही है कि आप लोग वहां पर लोगों को भड़का रहे हैं। करेंगे हाँ, देखिए कोई भड़काने वाला काम नहीं कर रही है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी है जो वहां पर लोगों को भड़का रही है। प्रेम रंजन पटेल, पूरे शहर का जो प्रेम रंजन पटेल वो ये कह रहे हैं, लाइन ऑर्डर जेडीयू कह रही है, शाहीन साहब की बात आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जो तस्वीर हिंसा की सामने आई है, इससे आपको सत्ता नहीं मिल जाएगी, सपने मत देखिए आप लोग। शाहीन साहब ने कहा कि हम गोधरा की घटना दोबारा नहीं होने देंगे। सही बात उन्होंने कहा कि राम का नाम लेने वाले निर्दोष लोगों को पर अगर जो ऐसे कोई आग के हवाले करे, उनको जलाने का काम करे, उन पर पत्थर बरसाने का काम करे, गोलियां चलाने का काम करे, तो बिहार के लोग वो मजबूर नहीं है, चुपचाप देखते नहीं रहेंगे और कभी बिहार को गोधरा नहीं होने देंगे कि राम का नाम लेने वालों पर कोई पत्थर बरसाए या चुपचाप देखता रहे। सबसे बड़ी बात, इन लोगों की सोची समझी रणनीति है दंगा फैलाने का। जिस प्रकार से नहीं, लेकिन प्रेम रंजन आ रही हूँ, शाहीन साहब आ रही हूँ। प्रेम रंजन जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, सुनिए सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। सरकार कह रही है कि विपक्ष का फैलाया हुआ पूरा ये जाल है, विपक्ष जनता को परेशान कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। और शाहीन जी, नवल किशोर जी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि केवल बात हिंसा की नहीं है। बिहार में हमने इसके पहले कई जगहों पर देखा, अलग अलग जगहों पर, फिर चाहे अपहरण की घटना हो, चाहे चोरी की घटना हो। नालंदा में इसी हिंसा के बीच लूट हुई है, बड़ी लूट की तस्वीर सामने। नवल किशोर जी, यूपी से ज्यादा जी आ रही हूँ, प्रेम जी आ रही हूँ। यूपी से ज्यादा नहीं है, यूपी से ज्यादा नहीं है। ठीक, यूपी में हो रहा है वो उतना नहीं है। आ रही हूँ शाहीन जी, आ रही हूँ। नवल किशोर, देखिए, कोई भी या किसी भी तरह की जो हिंसा है उसका हर किसी को उसका मुखालफत करना चाहिए। हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति है, आप देखेंगे कि अमित शाह जी अभी जाकर बिहार में बोल रहे हैं कि हमें 40 सीट दीजिए। अमित शाह जी को शायद ये नहीं मालूम है कि 39 सीट उन्हीं के पास है। आपने क्या किया बिहार के लिए? बिहार में आप पिछले 16-17 साल से शासन में थे, आपने क्या किया? आपको जवाब देना चाहिए कि आपने बिहार के लिए क्या किया। आप जाकर कहते हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, हवाई जहाज उड़ने वाला है, आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें कुछ काम हुआ है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो करिए पहले, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करिए पहले। अगर मेंटेन नहीं होता तो 132 लोग कैसे पकड़े जाते? आपका ये कहना है कि सरकार बैठी हुई है, ऐसे ही पकड़े जा रहे हैं। मैं नहीं कह रही, वहां पर नहीं, उन्हीं को बोल रहे हैं, भाजपा को ही बोल रहे हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं और डे 1 से आधे घंटे में कहना शुरू कर दिए कि अब बिहार में जंगल राज आ गया। और पिछले 6-7 महीने में आपने देखा हो कि अमित शाह जी का 5वां दौरा है। 5 बार जाकर वो क्या कर रहे हैं? पूरा देश में केवल बिहार ही है। वो तो ये मैसेज दे रहे हैं ना नवल किशोर जी, वो तो ये कह रहे हैं, हम ये मैसेज दे रहे हैं कि बिहार में जब से तेजस्वी यादव के साथ गए हैं नीतीश कुमार, तब से जंगल राज है। क्योंकि जब आरजेडी की सरकार थी तब भी जंगल राज था और एक
एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई है। हम यही संदेश देने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। संदेश नहीं, वो उसके आर्किटेक्ट हो सकते हैं। संदेश का क्या मतलब है? वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं उसको सरकार उसका नियंत्रण कर रही है, उस पर काबू पा रही है। हाँ। पिछले 2 दिनों में भी आपने देखा होगा कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितनी बैठकें हुए, किस तरह से डीजीपी आकर स्टेटमेंट दिए। ये क्या कानून व्यवस्था पर नहीं चल रहा है? आप अमित शाह जी चाहते हैं कि डायरेक्टली बिहार को कंट्रोल करें, इसी कड़ी में वो राज्यपाल से बात करते हैं। वो तो नवल किशोर जी वो तो ये कह रहे हैं ना संवाद कि मैं देश का गृह मंत्री हूँ। आपको पूछना चाहिए गृह मंत्री से कि कौन सा संवाद है, अहंकार संवाद है, सहकारी संवाद है। उन्होंने ये कहा कि मैं देश का गृह मंत्री हूँ, इसलिए ये मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर जगह पर नजर बनाए रखूं। और क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसीलिए मुझे सवाल सरकार से पूछना पड़ रहा है। अवधि जी से रिएक्शन होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं, बिहार हिंसा के बाद एक्शन में केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। बिहार डीजीपी राजविंदर भट्टी ने बयान दिया है, हिंसाग्रस्त इलाके में तैनात होंगे जवान, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी की तैनाती होगी, उनका ये साफ कहना है। और इस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाएगा। अवधेश जी, लेकिन अगर यही तैयारी पहले से होती रामनवमी को लेकर या त्योहारों को लेकर, तो ये स्थिति आज न होती, सवाल भी नहीं होते। देखिए, ऐसा है कि बिहार में की हिंसा को समझने के लिए थोड़ा सा जो हमारे मित्र नवल किशोर जी और शाहीन जी बोल रहे हैं, थोड़ा इनको शांत करके, जून 2022 में अगर देश को याद हो तो अग्निपथ योजना के विरुद्ध सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हुई थी। बसें जल रहे थे, ट्रेन की बोगियां जल रही थी, थाने जल रहे थे, यहां तक कि स्टेशन के कैबिन जल रहे थे, और वो सामान्य जलन नहीं था। हम लोग आंदोलन में रहे, शायद ये भी रहे होंगे। एक बस का टायर जलाने के लिए 10-20 मिनट समय लगता, वहां 5 से 7 मिनट में धू कर ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रोफेशनल लोग, ट्रेंड लोग ये काम कर रहे हैं। उसके पहले या उसके बाद ये घटना आई थी जब पीएफआई का एक बड़ा ऐसा, मतलब देश का सबसे भयानक और डरावना मॉड्यूल बिहार से पकड़ा गया, और उसके आधार पर देश भर में गिरफ्तारियां हुई और वो ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन बिहार सरकार ने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। तो एनआईए के हाथ में था, इसलिए कभी बिहार सरकार की ओर से घोषित रूप से एक बयान भी इसके विरुद्ध नहीं आया है। तो इस समय की जो हिंसा अभी दिख रही है, देखिए, कहना इस समय कहना नहीं, और रही थी सरकार थी, मैं बता रहा हूं, सरकार थी भाजपा की, तो अरे उनको भी तो पाप लगा है ना थोड़ा, आपको भी लगेगा। नीतीश कुमार के साथ अब जो भी रहेगा उसको ये पाप लगने वाला है। मैं आऊंगा उस पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कह देंगे कि बीजेपी और उसकी बात नहीं है। रामनवमी के अगर शोभा यात्राओं पर ये दंगा आप कह रहे हो, मेरे हिसाब से जितनी मेरी जानकारी है, रामनवमी की शोभा यात्रा पर सरेआम हमले हुए हैं लोगों पर। हमले के विरुद्ध लोगों को पहले भागना पड़ा है, उसके बाद आप कह सकते हो दंगे हुए हैं। वो तो हमने तो ये तैयारी नहीं, अगर नहीं पहले से तैयारी नहीं हो तो उतनी संख्या में जो आप दिखा रहे हो, उतनी संख्या में पत्थर, ईंट, बोतलें नहीं आ सकती। आज आरएस भट्टी साहब को मैं सुनाऊं आपको, उन्होंने कहा है कि हमने जो तैनाती कर रखी थी, जो तैयारी कर रखी थी, उसकी वजह से हिंसा कम हुई है और नुकसान हो सकता है। मैं उनकी बात पर कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं। अगर 4 दिनों तक हिंसा हो रही है, सरेआम गोलियां चल रही है, बम चल रहे हैं, और लोगों को वो जगह छोड़ना पड़ रहा है जाने के लिए, तो मैं डीजीपी की बात मानूं। वहां मेरा कहना यह है कि आप अगर हमेशा बीजेपी आरएसएस दंगे करा रही है, तो जो उपद्रव करने वाले, हिंसा करने वाले, आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और इसीलिए माहौल खराब हो रहा है। अरेस्ट हुए हैं अभी वो चिन्हित नहीं है कौन अरेस्ट हुए। 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, ये कह रहे हैं, शाहीन जी कह रहे हैं, आने वाले समय बताएगा। हाजिद खान, कौन जिम्मेदार है बिहार की इस तस्वीर के लिए, बिहार में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं? और अवधेश जी ने जिस बात का जिक्र किया उसको जोड़ना जरूरी है। पिछले साल जून में बिहार में ऐसी तस्वीर सामने आई थी अलग अलग जगहों पर। देखिए मैडम, सबसे पहले से आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं और अपने देश के, अगर राष्ट्रभक्त हैं हमारे देश के हिंदुस्तानी, तो उनसे अपील करते हैं कि इस देश के अंदर शांति बनाए रखें, इस देश की उन्नति और विकास को मत जलाएं। ये संपत्ति किसी हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। इस राष्ट्र की संपत्ति को जलाने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जो बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं, जहां आग लगी है वहां चुनाव की बात कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। मैं ये कहूंगा कि जो सर्वे आ रहे हैं हिंदुस्तान में 2024 के चुनाव के, उसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र,
से भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। इसलिए ये प्री प्लानिंग से ये सारे दंगे किए जा रहे हैं, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है, एक मिनट सर, आपकी बात में, हाँ, जब देश में भारतीय जनता पार्टी आई है, गुजरात को, अरे सुनिए सर, आपके बारे में बोला नहीं, आप अपने बारे में, गुजरात करके आप बिहार में, उत्तर प्रदेश और जहां जहां भी दंगे हुए, इससे पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की यात्रा होगी सासाराम में, उस सासाराम में दंगे आज से इतने ज्यादा आए वतन में, सुन लिए पत्रकार जी, जब आए, जब ये चाहे अटल जी की सरकार में आए, आज आए, हाथ से जहर मत उगलिए हाजी खान, खून से चुके भी अखबार निकलते हैं, कर दिया है नहीं, ये तो आपकी वही भाषा, ये तो वही बात लगे ना हाजी देश में, देश के लोगों को रमजान चल रहा था, 8 दिन से शांति आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की, आपने कहा कोई ऐसे लोगों का, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं हो सकता है, और अगर आप ऐसी चीजों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन अब बाद में आप उसी भाषा को बोल रहे हैं जो शाहीन जी कह रहे हैं, नवल किशोर जी कह रहे हैं, या फिर जो जेडीयू के दूसरे नेता कह रहे हैं, आरजेडी के दूसरे नेता कह रहे हैं, आप वही बात कह रहे हैं ना, फिर सर आप वही कह रहे हैं ना कि माहौल बीजेपी ने खराब किया, जो हमारे जर्नलिस्ट है उनकी बहुत जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे राजनीति की उम्मीद नहीं करती इस मामले पर, मैं ये चाहती हूँ आप निष्पक्ष तरीके से इस पर बात करें। माधव आनंद, कि आप सच को नहीं, आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के, माधव आनंद, किसको समस्या माधव आनंद को स्क्रीन पे लाइएगा। माधव आनंद, इस वक्त बिहार में जो हालात बने हुए हैं, क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? हाजी साहब रुक जाइए, रुक के बोलिए, एक एक करके बोलिए। सरकार जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष जिम्मेदार है क्या इसके लिए? 132 हाजी खान साहब रुक जाइए सर, आराम से बोलिए। अब सबको शांत करा दीजिए, अब सब करा दिया सर, बोलिए। अनामिका जी, देखिए जो बिहार की वर्तमान स्थिति है और खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो चिंताजनक है, और हम सब लोग चिंतित हैं। चाहे जेडीयू के प्रवक्ता कुछ भी बोले, वास्तविक बात यह भी है कि जेडीयू के लोग भी उतने ही चिंतित हैं। सासाराम की घटना, बिहार शरीफ की घटना, नालंदा जो आदरणीय मंत्री का गृह क्षेत्र है, उसकी घटना और घटना उस समय और पूरे भारतवर्ष को। माधव जी, आपकी आवाज मुझ तक बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज पहले कट के जरूर आ रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से मैं चाहूंगी आपको कनेक्ट किया जाए। शाहीन जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन शाहीन जी वही बात, बार बार एक ही बात आप कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है शाहीन साहब, मेरा सवाल ये है, आप लोग एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगाएंगे तो बिहार की जनता भरोसा किस पर करे? सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है बिहार के लोगों की? देखिए मैडम, आप जानते हैं कि बिहार में हालात अभी ठीक नहीं है 2 दिनों से, तो क्या मजबूरी थी कि अमित शाह जी ने भड़काव वाले बयान दिए, जहां पर लोग मर रहे हैं, आप लोग वहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हमें 40 सीटें दो, हम यहां पर सरकार बनाएंगे। अरे पहले हालात तो ठीक होने दो। आप जो लोग मर गए वहां पे या जख्मी जो लोग हैं, क्या उनके ऊपर पॉलिटिक्स किया जाता है? ये हमने इससे पहले कभी देखा है? ये किसी देश में किसी जेडीयू के ही नेता ये कह रहे थे, नीरज कुमार, वोट मांगने का समय है क्या? नीरज कुमार का बयान मैं सुना दूं। नीरज कुमार ने अमित शाह के बोलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि कोई भी मौत नहीं हुई है सासाराम में, और आप कह रहे हैं कि बिहार में पहले जो मौतें हुई हैं या जो कुछ हुआ है, मैं किसकी बात पे यकीन करूं शाहीन साहब, आपकी या नीरज कुमार की? कह रहा हूं, अगर दंगे वहां पर चले, अगर वहां पर पथराव हो रहा है, तो इसमें वोट बैंक की सियासत करने का क्या मतलब? पहले हालात तो ठीक होने दीजिए, कम से कम पहले हालात को संभालने दीजिए। कौन करेगा? इतना नहीं हुआ है, 2 शहरों में है, बाकी बिहार हमारा शांत है। आपके बीजेपी कोई क्यों नहीं जाएगा कार्यक्रम करने? अमित शाह जी की बेचैनी है, अमित शाह की बेचैनी बताते हैं। 40 सीट अभी ले लेना चाहते हैं सरकार अपना काम। नवल जी, आपको पता है कि आप लोगों ने कितना बड़ा पाप अपने सिर पर लिया हुआ है? पाप और पुण्य नहीं होता है, धनादेश होता है। बिहार की जनता चाहती है पार्टी जन सरोकार के आते हैं। नवल जी को लाइएगा स्क्रीन पर। महेश, नीतीश कुमार और उनके पार्टी के प्रवक्ता है, वो कैसे बयान दे रहे हैं कि ऐसा होता रहता है? जो 19 लाख आए हैं, ये इस समय एक डिरेल लोगों की पार्टी है। अब जो हाथ से चला गया, कर लेते हैं की बात करने का क्या मतलब है? नवल जी मौका मिला, नवल जी ऐसा है, सुन लीजिए, नहीं हमारा भी सुन लीजिए, बताइए। मैं कह रहा हूं, मैंने नीतीश जी का एक इंटरव्यू किया था जब वो विपक्ष में थे, अनामिका,
और इंटरव्यू में उन्होंने मेरे को कहा था, आज भी इंटरव्यू है, कि बिहार की हालत यह है कि कोई तय कर ले उसको मार देगा, उसको उठा लेगा, तय कर ले तो बिहार में दंगा भी कर देगा। ये उनका ही स्टेटमेंट था लालू जी के बारे में, वो मैंने इंटरव्यू किया था, वो छपा था। आज ठीक लगभग घूम करके नीतीश जी के शासनकाल में बिहार उसी अवस्था में पहुंचा है। नहीं तो इस प्रकार के जो सासाराम का तनाव है, ये आज का नहीं है। जहां शेर शाह का मकबरा है, उसके आसपास कभी किसी ने बैठ के दोनों समुदायों के बीच उसको दूर कराने की कोशिश नहीं की। आ रही हूं प्रेम जी, आ रही हूं। नवल किशोर जी जवाब दीजिए, फिर प्रेम जी के पास। देखिए, भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है, उसके केंद्र में, उसके डीएनए में है सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव। इसके बगैर उसका काम ही नहीं चल सकता। अन्यथा अमित शाह जी को आज वहां जाकर ये कहने की क्या जरूरत थी कि भाई हमको 40 सीट दे दो? उल्टा लटका के सीधा सवाल पूछेंगे। अरे इतनी ही आपको चिंता ही देश के गृह मंत्री हैं। इससे परेशानी बढ़ गई है नवल किशोर जी की, उन्होंने कहा कि उल्टा लटका कर सीधा सवाल पूछेंगे। इससे परेशानी बढ़ गई है कि दंगाइयों को वो उल्टा लटका देंगे। उनकी ये बेचैनी भी दर्शाती है। अगर उनको करना है कुछ तो वो करते ना। 2018 में, इसके पहले भी दंगे हुए वहां पे, उनके राज में हुए, और उस तरह के पूरे प्रायोजित तरीके से पूरे देश में करवाते हैं। वो उस समय उनको रोकना चाहिए ना। वो तो गृह मंत्री है। की जाएगी किसके राज में कितने ज्यादा हिंसा हुई है, किसके राज में, किसकी सरकार में कितनी ज्यादा गुंडाई हुई है, कितने दंगे हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट देंगे कि कौन जीता कौन हारा। और 5 के बाद कितने क्राइम हुए। जनता का विश्वास जीत के सरकार में आना चाहते हैं या हिंसा के नाते? जनता का विश्वास नहीं रहा, जनता का विश्वास नहीं रहा तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे हुए? ठीक है, आ रही हूँ। बड़ी खबर माधव आनंद जी, इसके बाद रिएक्शन लूंगी, फिर प्रेम जी के पास जाऊंगी। बिहार में बहुत बड़ी बैठक की जा रही है। सीएम की बैठक में हिंसा पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक ली है और बैठक में जो वर्तमान हालात बने हुए हैं इस वक्त बिहार में, उस पर चर्चा की गई है। हिंसा पर चर्चा की गई है। बिहार पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। हिंसा भड़कने की आशंका पर अलर्ट किया गया है, क्योंकि लगातार रामनवमी के दिन जो हुआ उसके बाद अगले दिन भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई। और कल सासाराम में, प्रेम जी, कल सासाराम में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ घर में, उसके बाद तो सवाल उठेंगे कि क्या बिहार में घर घर इस तरह से बम बन रहे हैं और सरकार की नजर नहीं पड़ रही है, या लापरवाही है प्रशासन की? प्रेम जी, निश्चित तौर पे पूरी प्रशासन की लापरवाही है और जानबूझ करके ये किया गया है। पहले से तय था कि अमित शाह जी का कार्यक्रम होना है। और वहाँ जब सासाराम के पूरे बिहार में घर घर में बम बन रहा है, शाह जी के हुए, आपको पता है क्या? कार्यक्रमों में जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस प्रकार के कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है, घबराहट में आकर के सत्ताधारी दल ने अरे आपकी चिंता दिख रही है। रामनवमी का 5 बार गृह मंत्री को बुला रहे हैं, गृह राज्य मंत्री पूरे बिहार में टिके हुए हैं, उसके बावजूद भी चिंता है। बिहार की जनता को पता चल गया शासन ने उसका रूट तय किया था, उसको परमिशन दिया था रामनवमी दिन उसका। ये जो आपका घोड़ापन है पूरे बिहार को, देश को पता चल गया। आपकी चिंता है और चिंता का जवाब जनता देगी। तैनात किए गए थे, क्यों नहीं मस्जिदों के ऊपर जवानों को रखा गया था? आप मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इकट्ठे आपके भाषा में, आपके नेता के भाषा में, आपके कार्यकर्ता के भाषा में हिंदू और मुसलमान है। पूछिए गिरिराज सिंह से, 12 बजे रात को बुलाकर पूछेगा तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। विफल किया जाए ये पूरा जो ऐसे कार्यक्रम को, इसलिए साजिश रची गई थी। जब वहां से गए, अब पत्थरों से मस्जिद फेंके जाएंगे, बम फेंके जाएंगे, गोलियां चलाई जाएगी, तो हालात तो होंगे। इस प्रकार के दंगे भड़केंगे। इन लोगों को सत्ता प्यारी है, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए माधव आनंद कौन डर गया है? माधव आनंद डर कौन गया है बिहार में? आप लोग तो बिहार की सियासत को सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे ये बता दीजिए डरा कौन है बिहार में इस वक्त? आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस का गठबंधन, महागठबंधन जो है जिसकी सरकार है, वो डर गए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि भाई नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, सत्ता नहीं मिलने वाली है, तो गृह मंत्री के दौरे बैक टू बैक हो रहे हैं? अनामिका जी, देखिए बहुत संवेदनशील विषय, और मैं अभी पहला मौका है जब मुझे बोलने का मौका मिला, क्योंकि उससे पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर, वो बहुत चिंताजनक है। कोई पार्टी डरे या न डरे, लेकिन बिहार की जनता तो भयभीत है। जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह क्राइम रेट लगातार बढ़ रहे हैं, और जो सासाराम की घटना, बिहार तो पूरा बिहार में दौरा कर रहे हैं, आप तो नहीं डरे।
एक बोले नवल जी बोलने दीजिए। अरे पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं, सबके बीच में नहीं बोलिए ना। नवल जी सबके बीच में मत बोलिए। बिहार का बदनाम करना तो पूरा भाजपा के काम है। आप भी कब से मिल गया? नवल जी आप विद्वान व्यक्ति है, प्लीज आप प्रोफेसर है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपके बारे। आप जब बोले मैं कुछ नहीं बोला, बस 2 मिनट सुन लीजिए थोड़ा प्लीज, आपसे मैं आशा करता हूँ। तो बिहार की स्थिति जो वर्तमान स्थिति है उससे नवल जी भी उतनी ही चिंतित है। मैं बता दूं मेरे भाई है, मेरे अच्छे मित्र है, छोड़िए ना उस तरफ आपको मैंने चिंतित है। और सुनिए अब दूसरी बात की सासाराम की घटना, बिहार शरीफ की घटना, नालंदा की घटना, देखिए आदरणीय गृह मंत्री जी का पहले से कार्यक्रम तय था, कोई नया कार्यक्रम नहीं था। लेकिन यह जानते हुए भी कि गृह मंत्री का जो आगमन होना है, कार्यक्रम होना है, और नहीं वो तो कह रहे हैं कि डर गए हैं, वो तो कह रहे हैं डर गए इसलिए गृह मंत्री के दौरे बार बार हो रहे हैं। कह रहे हैं डर गए हैं इसीलिए गृह मंत्री के दौरे करवा रहे हैं बार बार। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सत्ता नहीं मिलेगी, इसीलिए बार बार गृह मंत्री दौरे कर रहे हैं। जी गृह मंत्री के होने के नाते पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी आए, और हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि पॉलिटिकल कार्यक्रम करे। यह लोकतंत्र की सुंदरता है। और मैं आज का बिहार शर्मिंदा है, शर्मसार है कि गृह मंत्री जी का सासाराम का दौरा इसलिए नहीं होता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह विफल होते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते। माधव आनंद आ रही हूँ हाजी खान, इसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक तस्वीर दिखा देती हूँ, एक और तस्वीर दिखा देती हूँ कि सवाल क्यों उठ रहा है बिहार में कि आखिर नीतीश सरकार गिरने वाली है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। बिहार में अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है कि 24 के बाद गठबंधन सरकार गिरेगी। नीतीश ने पार्टियां बदलकर लोगों को धोखा दिया है, और ये पहली बार नहीं है। धोखा या पलटू राम शाहीन जी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी नीतीश के साथ नहीं जाएगी। आने वाले समय में नीतीश कुमार के सामने के लिए कोई स्कोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में कोई जगह नीतीश कुमार के लिए नहीं है। ये सीधे सीधे कह दिया है आज अमित शाह ने। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। नीतीश ने जाति का जहर घोला है, लालू यादव जंगल राज की प्रेरणा है। ये तमाम आरोप आज लगाए गए हैं, आज ये सभी आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की जनता क्या कह रही है? जो कुछ हुआ रामनवमी के जुलूस के दौरान, वो कितना डरे हुए हैं, एक बार सुनिएगा उसको। बहुत सारे पुलिस फोर्स हमारे घर में घुस गए थे, कम से कम 2 गाड़ी पुलिस फोर्स घुस गए थे। गेट तोड़कर हम लोग को मारे हैं, दोनों बहन के डंडा से। मेरी दीदी को भी मारे हैं, हमको भी मारे हैं। सिपाही लोग बताओ, बोले कि घर में रही है, घर में रहता तो सीढ़ी लगा के लेके जाएगा पकड़ के। गोली लग गया, तुरंत प्राण चल गया यहाँ, वहाँ पर लड़का के दिमागे में लग गया यहाँ। कैसे बताइए, कैसे हमको बाप मारेगा बाबू, कैसे हमको बाप में जिएगा, बुढ़ा बुढ़ी दुआ है, कोई नहीं सहारा। बाल बच्चा का छोड़ के सब आके इधर। हाजिद खान ये बिहार की रोती बिलखती जनता है, बता रहे हैं कि क्या बीती है उन पर। अब इस पर तो कम से कम ना कहिए ना कि इन्होंने करवाया, न्याय की मांग कर लीजिए इनके लिए। देखिए मैडम, हमने तो न्याय की बात की। हमें हमारे देश का एक एक नागरिक राष्ट्रीय है, और राष्ट्रभक्ति यही है कि उसकी परेशानी में, उसकी तकलीफ में उसका घर जला है। एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है, सारे लोगों की, देश की। अगर देश को, इसको दुनिया का सुपर पावर बनाना है तो हिंदू और मुसलमान, हाथ से हम हिंदू और माँ से मुसलमान मिलके ही बन सकता है। हमें ऐसे लोगों को जो भी हमारे राष्ट्र में आग लगाए, हमारे देश की संपत्तियों को आग लगाए, वो किसी भी समुदाय का हो, मैं आले लगाना कहूंगा उसके खिलाफ कार्रवाई। उसमें किसी को वो नहीं करना चाहिए कि ये मुसलमान है उसके खिलाफ। अगर किसी मस्जिद में आग लगा रहा है तो वो भी मुजरिम है, किसी मंदिर पे कोई आग लगा रहा है वो भी मुजरिम में, कोई कुरान जला रहा है वो भी मुजरिम है, किसी गरीब का घर जला रहा है वो मेरे गले के नीचे उतरी नहीं सर। क्या मुझे समझ में नहीं आया, आपने कहा बीजेपी, आरएसएस और ये सब जिम्मेदार हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बिना किसी गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश से लेके और आज तक ये रहा है कि जब जब ये आते हैं इस देश में उपरा तफरी हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी सरकार की भी है, और केंद्र सरकार। दिल्ली 3 दिन तक जलता रहा, 27-28 लोग दिल्ली में भी मरे थे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, चाहे वो बिहार का हो, बंगाल का हो, या गुजरात का हो, या महाराष्ट्र का हो। ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हाजी खान जिस प्रकार से जहर उगलते हैं ना, इसी से समस्या बढ़ती है। देखो, दंगा करने वाला, हमला करने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, प्रशासन और सरकार का दायित्व है कि निष्पक्षता से देखे और जो है उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ दिख रहे हैं, बताइए। 1 मिनट आप चुप रहिए। आपने आरएसएस बीजेपी का नाम ले लिया, आप बात कर रहे हैं, किसने दिखाई?
सोशल मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया झंडा फहरा रहे हो मस्जिद के सामने, आपने दिखाया, आपने देखा नहीं देखा, झंडा फहरा रही हूँ, हम देख रहे हैं। अरे भैया अरे भैया रामनवमी के जुलूस में वो झंडा निकलते ही आपको पता ही नहीं है। रामनवमी की शोभा यात्रा में देखो बीच में रामनवमी की शोभा यात्रा में आप ये बात कहिए ना उन लोगों को चिन्ह हम तो कह रहे हैं ना लेके चलती है। मैं जो कह रहा हूँ 1 मिनट, ऐसा है कि भाई मस्जिद में नमाज चले 6 बजे, अगर 6:10 पे अरे भैया आप तो देख लिया, आपने तो बीजेपी आरएसएस लोग करा रही है, मुख्यमंत्री स्टेशन की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री का दौरा है और सब जगह की तस्वीर एक सी है। नवल किशोर जी, नीतीश कुमार, मैं 2 बातें मुझे करनी है क्योंकि हाजी मैं बीच में बोलता आप खत्म हो जाती है, ये गैर जिम्मेवार आदमी आप जिम्मेदार वाली क्या एक करके पर्सनल सर, प्लीज पर्सनल मत हो, ये पर्सनल मत हो, किसी पर आरोप लगा देना ऐसे होती है। देखिए ऐसा मैंने कहा कि दोनों, लेकिन इस समय जो बिहार की हालत है वो ये है कि जानबूझ करके दंगे के दोषियों के बारे में बोलना, उनकी पहचान करना, जबकि चिन्हित है कि किन लोगों ने मस्जिदों से फेंका है, तो उसका आरएसएस बीजेपी इसका मतलब होता है जब पॉलिटिकल पार्टी ये बयान देती है तो प्रशासन फिर उस अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन उल्टी हो जाती है। तो इसलिए बिहार का वातावरण इस समय ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार की एज ए चीफ मिनिस्टर महिमा गिरी हुई है, प्रशासन उनके नाम पर हंसता है, लोगों पर उनका प्रभाव नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, बड़ी खबर बता दूं, बिहार में हिंसा की जांच शुरू हो गई है, सासाराम पहुंची एफएसएल की टीम, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूँ, एफएसएल की टीम सासाराम पहुंच चुकी है, हिंसा वाले इलाके में एफएसएल की टीम पहुंची है, एफएसएल ने हिंसा से जुड़े सबूत जुटाए हैं और उसी आधार पर पूरी आगे जांच बढ़ाई जा रही है। एफएसएल की टीम सासाराम पहुंच चुकी है और उन जगह पर भी जाएगी नालंदा में जहां पर हिंसा हुई है। लेकिन नवल किशोर जी, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं और आपके नेता सीएम बनना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जाएंगे कहां आखिर? देखिए, चिंता भाजपा की यही है। नीतीश कुमार जी उनके यहाँ आवेदन पत्र तो नहीं दिए हैं, कोई रास्ता तो नहीं खोले हैं, और वो बोल चुके हैं कि कभी नहीं जाएंगे, ये बात बोल चुके हैं, उनके सारे नेताओं के सामने बोल चुके हैं। इसके बाद बार बार अमित शाह जी को कहना कि हम उनको कभी वापस नहीं लेंगे, ये तो हास्यास्पद है। ये तो उन्होंने तब भी कहा था जब वो आरजेडी से अलग हुए थे, महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ गए थे। बिल्कुल, उसके यही बात तो तब भी कही थी उन्होंने। ये भी बोला कि उस समय क्यों बोले थे और आज क्यों बोल रहे हैं और आज का मतलब क्या है, ये भी बोल चुके हैं। उसके बावजूद भी बार बार अमित शाह जी ये बात दोहरा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी चिंता बढ़ी हुई है। और क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि बिहार की जनता उनको 39 सीट दे चुकी है, आपको याद होगा तो। उनको सरकार में भी रखी है बहुत दिनों तक। बिहार की धरती पर उनके प्रधानमंत्री 1,25,000 करोड़ की बात करके मुकर गए। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना सके। नवल जी, मैं बार-बार आपको टोकना नहीं चाहती, इनके प्रधानमंत्री क्या होता है मेरी समझ में नहीं आया। इनके दल से प्रधानमंत्री तो है ना, ये कोई गलत है? ये इनके प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं ना। बता देता हूँ, इनके दल से जो जब बिहार में जाकर कोई प्रधानमंत्री प्रचार करता है तो भाजपा का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रीय जनता दल थोड़ी बोलेगा। आप अगर एक दल के सदस्य, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के नहीं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुन, मैं जो कहना चाहता हूं, अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी बिहार के चुनाव में हो, बंगाल के चुनाव में, अगर चुनाव प्रचार में जाता है तो वह दल के रूप में जाता है। भारत सरकार किसी का चुनाव प्रचार नहीं करती है, ये आपको मालूम है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर कोई जैसे गृह मंत्री आज गृह मंत्री के रूप में नहीं गए, भाजपा के नेता के रूप में गए हैं वहां पे, मान गए नवल, इस चीज को मानना चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे, मैंने आपकी बात मान ली कि एक दल के रूप में गए हैं, एक दल के नेता के तौर पर गए हैं। नवल जी को कहूंगा कि एक बार हिसाब जरा ले ले वित्त मंत्रालय से बिहार के कि प्राइम मिनिस्टर की घोषणा के कितने पैसे मिले हैं। 95,000 करोड़ का तो हम लोगों के पास पहले ही हम लोगों ने निकाल लिया। आप जरा पता कर लीजिए, आप पता कीजिए, हमारे नेता, हमारे मंत्री बार बार, मुझे पता है, वित्त मंत्रालय से भी इसलिए आप हिसाब कर लेंगे सर। पढ़े लिखे आदमी, आपने कहा क्या किया? कुछ नहीं किया। देखिए ऐसा नहीं, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए तो वहीं से मना कर बावजूद हम लोगों ने भी नजर रखा है उस पर। आप रखिए ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उनके शासनकाल में हर एक दूसरे घर से लोग पलायन क्यों किए? 19 लाख रोजगार की बात 2020 में 19 लाख रोजगार की जो बात है, बाहर जो मेहमान है उनको भी बोलने दीजिए, बाहर से जो गेस्ट है उनको भी बोलने दीजिए। नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार से खत्म है, ये आपके लिए उसको आप सिर पर क्यों ढो रहे हैं? देखो नीतीश कुमार तो खुद ही कह रहे थे, नीतीश कुमार, नहीं सुनिए नवल जी, एक मिनट रुकिए, अवधेश जी रुकिए, माधव जी
ये तो खुद कहा था नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, मुझे याद है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो अवधेश जी कह रहे हैं लोकप्रियता कम हो रही है, तो उनका आखिरी चुनाव था ये। कम हो रही है, खत्म हो रही है। माधव जी, शाहीन जी आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, शाहीन साहब आ रही हूँ। अरे फटी कहाँ टूटी बताइए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले जो कहते थे वो करते थे, लेकिन अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। और एक कुर्सी कुमार का जो टैग उन पे लग गया, वास्तविक बात है कि जो उनकी उम्र है अब उनको जैसे पद छोड़ देना चाहिए था। उनकी जो स्थिति है, पार्टी भी कमजोर हो गई है और इतने बेबस, लाचार, कमजोर और असहाय हो जाएंगे, ऐसा मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसा नेता, बड़ा नेता इतना लाचार हो जाएंगे। लेकिन आज सत्ता के कारण कुर्सी कैसे बची रहे, इसके कारण जो है आरजेडी के साथ उन्होंने तालमेल किया। खैर, रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय नीतीश कुमार जी से अब नहीं संभल रहा है। शासन प्रशासन पे पकड़ नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, प्रेमरंजन जी को भी दुख हुआ होगा, आरजेडी के लोगों को भी दुख हुआ होगा, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सासाराम इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि सरकार सुरक्षा जब से बाहर गए हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। शाहीन जी, जब से जदयू से बाहर गए हैं तब से। मतलब ये है, हालात ये है बिहार में शाहीन साहब कि देश के गृह मंत्री को अब सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उनको दौरा रद्द करना पड़ रहा है अपना। गृह मंत्री जी का पूरा अधिकार है, महामहिम राज्यपाल से बात करें या मुख्यमंत्री जी से बात करें, गृह मंत्री। माधव जी आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। माधव जी आपकी बात का ही रिएक्शन ले रही हूँ। शाहीन जी की ऑडियो थोड़ा तेज करिएगा। आप लोग बड़का भाषण दे दो और फिर बोलो नीतीश कुमार को सरकार चलानी नहीं आती। क्या बात है? अब तो हम लोगों को तो आपसे सर्टिफिकेट लेनी है, सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी तभी हम सरकार चला पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने गोधरा जैसे कांड को नहीं होने दिया बिहार के अंदर, तभी इसीलिए आप बता रहे हो कि हमें सरकार चलानी नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है? सरकार चलाने आती शाहीन साहब, आप बिहार आइए, बिहार की जो स्थिति है थोड़ा देखेंगे तब पता चलेगा कि बिहार की स्थिति क्या हो चुकी है। 6-7 महीने में बिहार की स्थिति पूरी तरह चेंज हो चुका है। देखिए, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री दंगा फसाद किया, उनको सख्त सजा दी जाएगी, किसी को नहीं बख्शेगा। 150 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। तो हुए तो हैं अरेस्ट, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो पुलिस कह रही है कि 150 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होने के बाद उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, कैसे उन्हें चिन्हित किया गया है, क्या तरीका है? दंगा फसाद बढ़ाने वाले कौन लोग हैं, ये भी तो देखिए। वही सवाल है ना कि आप सब सामने आएगा। आप कह रहे हैं कि हमने एक्शन लिया है, लेकिन आप कैसे उन्हें चिन्हित करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यही लोग थे? जो लोगों ने वहां पर हंगामा किया था उनके चेहरे पर तो रुमाल थी, उस दिन 2 दिन चेहरा ढका हुआ था उनका। चलेगा, सब सामने आएगा कि कौन लोग थे। अभी आपको 2 दिन के अंदर सब पता चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज रविवार है, मंगलवार को तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार में जंगल राज नहीं रहे, बिहार में कानून का राज हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं शाहीन जी। प्रेमरंजन पटेल, देखिए, ये पहले से पूरी योजना बनी हुई थी, पूरी साजिश थी, कैसे जो है अमित शाह जी के कार्यक्रम को रोका जाए। घबराहट में ये लोग हैं, घबराहट में आकर के इस प्रकार का करेंगे। लेकिन घटना होने के 3 दिनों तक ये लोग क्या कर रहे थे, पहले से और लगातार घटनाएं घटती गई, आप हालात बेकाबू होते गए, और ये अगर देश के अगर शहर में हालात खराब आकर के कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, अमित शाह पकड़े जा रहे हैं, पकड़ने में भी ये लोग साजिश रचेंगे, ये लोग करेंगे चिन्हित। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने आरोप हैं, दोनों ही तरफ के अपने आरोप हैं, फिर चाहे वो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस का गठबंधन हो, महागठबंधन हो या फिर बीजेपी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हिंसा का जिम्मेदार कौन है, ऐसे लोगों पर एक्शन कब होगा, दोबारा बिहार में ऐसे हालात ना बने, इसको लेकर कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।